पॉजिटिव नंबर जैसे हमने यहां पर लिखा a टू द पावर x इक्वल टू b, और ध्यान से सुनिए, दिस इज a टू द पावर x इक्वल टू b। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। किस फंक्शन को? ये फंक्शन नहीं, हालांकि इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। और जो हमने लिखा था पहले b, तो वो था एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम पहले तुम्हें लॉग फंक्शन समझा दें। अगर a टू द पावर x इक्वल टू b लिखा है तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। अब यहां पर दो बातें समझ लो। अगर ऐसे लिखा है तो हम एक और फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, log b बेस a इक्वल टू x। अभी समझाते हैं, ध्यान से सुनिए। इस तरह से लिखा जा सकता है log b बेस a इक्वल टू x। इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको आप पढ़ेंगे log b बेस a, लेफ्ट हैंड साइड, log b बेस a इक्वल टू x। जब आप ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख रहे थे तो यहां पर b एक पॉजिटिव नंबर होता है, b नेगेटिव हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। रीजन अभी बताया जाएगा एक एक करके सारी। और जो a है, a भी एक पॉजिटिव नंबर है, बट a की वैल्यू 1 अलाउड नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, a की वैल्यू 1 अलाउड नहीं। तो अगर कोई एक्सपोनेंशियल नंबर इस फॉर्म में लिखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस फॉर्म में लिखा है, तो हम इस फंक्शन से एक नया फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और वो होता है लॉग फंक्शन। ये कुछ ऐसा ही है जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 प्लस 2, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल आराम से, इसको आप 100 बार ऐड कर दो तो हम में से कोई भी 2 2 2 100 बार लिखकर ऐड नहीं करेगा। हम क्या करेंगे कि ये जो प्लस वाला साइन है इसको एक आसान से फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और कहेंगे 2 को 100 बार ऐड करना है तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों का मतलब एक ही है ना, कि 2 2 2 आप 100 बार लिखते फिर ऐड करते, या फिर 2 into 100 कर देते, दोनों का आंसर 200 ही आ रहा है। तो आप क्या करते हो, कई बार कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को, एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑपरेशन को दूसरे फॉर्म में ले जाते हो। जैसे आप एडिशन को हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लिया। क्यों कन्वर्ट कर लिया? ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक। तो अभी आप इतना समझो। यहीं पर हम लोग ने क्या किया, जैसे a की पावर x इक्वल टू b था, आप इसको ऐसे समझो, मैंने लिखा होता y बराबर 2 की पावर x। सोचिए जरा, ध्यान से सुनिएगा, ये बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, y बराबर 2 टू द पावर x। अब अगर हम तुमसे पूछें कि x को 0 रख दें तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो आप कहोगे y का वैल्यू 1 आएगा। 2 की पावर 0 1, कोई भी रियल नंबर की पावर 0 1 होता है एक्सेप्ट 0, ठीक। 0 की पावर 0 कुछ और होता है, उसको हम लेटर ऑन बाद में डिस्कस करते हैं। x की पावर, सॉरी, x को अगर मैं 1 रख दूं तो 2 की पावर 1 बाई 2 आ गया। अच्छा चलो नेगेटिव वैल्यू रखकर देखते हैं, x को -1 रख दें तो 2 की पावर -1 आया, यानी 1 बाई 2 आ गया। आराम से समझना, ठीक। तो इधर जो नंबर मिल रहे हैं, क्या वो हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेंगे? चाहे यहाँ पर 0 हो, चाहे यहाँ पर पॉजिटिव नंबर हो x की वैल्यू, चाहे नेगेटिव नंबर हो, y हमेशा पॉजिटिव मिलने वाला है। ये बात समझ में आती है? x को चलो और छोटा रख देते हैं बेटा, -100 रखते हैं, क्या y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी? देखो, तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। -100 लिखने के बाद भी दिस इज 1/2 टू द पावर 100, यानी ये वैल्यू अभी भी पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव ही बनेगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि 2 की पावर x
हमेशा पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, बात समझ लो। अब जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म डिफाइन करते हैं a टू द पावर x की तरह, तो यहाँ पर a एक पॉजिटिव नंबर ही लिया जाता है, वरना और भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और फिर हम इसको एक फंक्शन की तरह डिफाइन नहीं कर पाएंगे, वो ट्रांसडेंटल नंबर बनने लगते हैं उसको बाद में, ठीक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और उसकी अभी जरूरत नहीं। तो y इक्वल टू a टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन तब है जब a की वैल्यू पॉजिटिव है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ a को -1 रखते हैं, भैया -1 रखोगे, सोचो अगर तुमने -1 रखा होता, -2 रखा होता और यहाँ x लिखा होता और मैं पूछता कि x को अगर 1/2 लिख दूं, तो 1/2 लिखने पर ये कैसा हो जाता, ऐसा कुछ ना, ठीक। आप बता सकते हो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल वैल्यू मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये कैसा हो जाएगा, आप सब जानते हैं, दिस इज -i√2 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। तो ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जबकि हमें फंक्शन वाले चैप्टर में हमेशा रियल वैल्यूड फंक्शन को पढ़ना होता है। तो यार याद रखो कि जब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो बेस में लिखा नंबर पॉजिटिव है, यानी यहाँ 2 3 5√2 ये सब लिखे जा सकते हैं, बट नेगेटिव और जीरो अलाउड, बात समझ गए। चलो अब जरा देखते हैं, तुमने ये समझ लिया कि यहाँ पर मिलने वाले सारे नंबर पॉजिटिव होंगे, यही तो मैंने कहा कि a की पावर x b है, तो किसी भी a की पावर x टाइप के नंबर को अगर हम देखेंगे वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। देखो y की जगह हमने क्या लिख दिया, b, बात समझ में आ गई कि नहीं, तो ये एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, ठीक। फिर देखो a पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी मैंने कहा कि a पॉजिटिव होगा, 2 जो है उसके लिए तो ये फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लेकिन हम यहाँ -2 नहीं रख सकते, a कैन नॉट बी 1, ठीक। बेस में अब यहाँ से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने एक और फंक्शन डिफाइन किया कि भाई इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आगे प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैथमेटिशियन ने एक और तरीका निकाला और एक और लॉजिक डिफाइन किया जिसको हम बोलते हैं लॉग फंक्शन, ठीक है। और उस लॉजिक को इससे रिलेट कर दिया, जैसे हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन को अभी एडिशन से रिलेट किया था ना, सिंपली उसी तरीके से, बाकी डिटेल बाद में आएगा, आगे आएगा। तो बात को ध्यान से समझो, यानी आप यहाँ पर ये बात क्लियरली समझ चुके हो कि यार जो b है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि a की पावर x का जो आउटकम है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, जीरो नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर है। और अगर ऐसा लिखा गया तो हम डिफाइन कर रहे हैं log b बेस a बराबर x, ठीक। ये b का लॉग है बेस a पर और a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ये रिस्ट्रिक्शन तुम्हें याद रखने हैं, क्योंकि यहीं से ये लिखा गया है, इसलिए इस फॉर्म में भी b पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, बट a 1 के बराबर नहीं, समझ में आ गई। अब इसके बाद लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ध्यान से सुनिएगा। लॉग की प्रॉपर्टीज में मैं सिंपली पहले प्रॉपर्टी लिखूंगा, फिर जहां पर आपको डाउट है या जो आपने नहीं पढ़ा है उसको हम डिस्कस करें। पहली प्रॉपर्टी है log m इंटू n बेस a, ठीक। इसको लिखा जाता है log m बेस a प्लस log n बेस a, दूसरी प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी है, एलिमेंट्री चीजें उनकी बात हो रही है अभी, log ऑफ m अपॉन n बेस a, तो log ऑफ m बाई n बेस a ये लिखा जाएगा बेटा log m बेस a माइनस log n बेस, ध्यान से सुनिए, log m बेस a माइनस log n बेस। तीसरी प्रॉपर्टी है log ऑफ a बेस a 1 होता है, ठीक।
लेकिन यहाँ पर वो सारी चीजें हैं कि ये टर्म डिफाइंड भी होने चाहिए, जैसे m इंटू n पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। भाई b अगर पॉजिटिव नंबर ना होता तो हम इसका लॉग ना डिफाइन करते। तो लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइंड होता है, और जो बेस में लिखा नंबर है वो भी पॉजिटिव हो, लेकिन 1 अलाउड नहीं। तो यहाँ से तुमने क्या सीखा कि किसी भी नंबर का लॉग उसी बेस पर हमेशा कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 4, लॉग 1 बेस ए, यानी 1 का लॉग किसी भी डिफाइंड बेस पर। डिफाइंड बेस का मतलब क्या होगा कि बेस में लिखा नंबर 1 नहीं हो सकता, बेस में लिखा नंबर निगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 0 नहीं हो सकता, वही सारी चीजें जो वहां। ठीक। तो 1 का लॉग किसी भी बेस पर हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ये चौथी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 आराम से समझो, log m to the power n base a, this is n log n base a, ठीक है, दिस इज n log, यानी किसी भी नंबर के पावर को हम लॉग से पहले लाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि n यहाँ पर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तभी ये सारी चीजें डिफाइंड। a पॉजिटिव नंबर होना चाहिए बट 1 नहीं हो सकता। ठीक है, ये पांचवी प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 6 देख ले। छठी प्रॉपर्टी में हम समझेंगे, कहीं पर ये है a की पावर b, बेस में क्या लिखा है, a टू द पावर b। अभी सब पर आपको एग्जांपल मिलेंगे, परेशान ना हो। तो ये जो b है बेस की पावर, ये 1 अपॉन b हो जाता है बाहर। देखो ध्यान से सुनो आराम से, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6। फिर प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात करें। प्रॉपर्टी नंबर 7, log m टू द पावर n बेस a टू द पावर b। अच्छा देखिए आप, इसमें n जो है वो नंबर की पावर है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 से n बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बेस की पावर b है, तो b जब बेस की पावर है 1 अपॉन b बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो, तो दोनों प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6 को कंबाइन करते हुए प्रॉपर्टी 6 लिखना है, प्रॉपर्टी 7 लिखना है। तो यहाँ पर आ जाए n अपॉन b log m बेस a। ठीक, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी 8 की बात करें। प्रॉपर्टी 8, log b बेस a। ठीक, यहाँ पर हम b का log बेस a पर डिफाइन कर रहे हैं, ये होता है log b बेस c डिवाइडेड बाय log a बेस c। प्रॉपर्टी नंबर 9, log a की पावर log b बेस x, यानी a की पावर में है, ये सब ध्यान रखना, a की पावर में log b बेस x लिखा है, तो यहां पर b और a इंटरचेंज किए जा सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ध्यान से देख लो, तो दीज आर 9 एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज लॉग के लिए जो हमें समझनी है और समझ के याद भी रखनी है। देख लो एक एक करके, पहले आप कॉपी पे लिख डालो फटाफट, इसमें से फिर हम कुछ आपको बताते हैं। देख लीजिए, ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं।
वो समझो और देखो। सर प्रॉपर्टी नंबर 8 समझ में नहीं आई। हाँ अभी समझाया था बेटा, अभी बता रहा हूँ, देखो इस वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं चेंज ऑफ बेस, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। ठीक, आप समझ भी गए होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो लॉग फंक्शन डिफाइंड है उसका बेस है, लेफ्ट हैंड साइड में जो लॉग फंक्शन डिफाइंड है उसका बेस है a, और राइट साइड में जो लॉग फंक्शन डिफाइन किए गए हैं उनके बेस देखो c, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी बेस चेंज हुआ है, इधर a है और इधर c। अब एक एक करके सबको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए। देखिए समझा ताकि आपके सामने प्रॉपर्टीज दिखती रहे। सबसे पहले तो इनमें से एक को समझ लें ताकि आपको समझ में आए करना क्या। जैसे प्रॉपर्टी 1 को समझते हैं और प्रॉपर्टी 8 पर भी आएगी, पहले 1 को समझ लें। log m इंटू n बेस a को लिखा है log m बेस a प्लस log n बेस, ठीक। तो हम log m बेस a को मान लें p, इसको p मान लें, और log n बेस a को q मान, ऐसे करके इन दो नंबर को p और q एज्यूम कर दिया जाए, कंसीडर। अब देखो यहीं पर करने का मतलब इसलिए था कि मैं आपको डायरेक्टली समझा सकूं। अब लॉग के फॉर्म से तुम एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे जाओ, जैसे यहां से यहां पर गए तो जिस नंबर को तुमने पावर में लिखा उसको दूसरी तरफ जाकर लिख दो। देखो x को दूसरी तरफ जाकर लिख दिया, और जो दूसरी तरफ नंबर लिखा था राइट साइड में उसका लॉग बेस a पर डिफाइन किए, यानी हम लोग क्या लिख रहे हैं, लॉग b बेस a, b बेस a इक्वल टू x। बात समझ में आई? यानी यहां पर क्या लिखा था, a to the power x, a to the power x equal to b, a to the power x equal to b। तो यहां से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या लिखें बताओ, a to the power x की जगह है p इक्वल टू m। ये बात समझ में आई? पहले इक्वेशन बताओ, ये समझ में आया सबको? यस सर। यहाँ पर क्या लिखेंगे आराम से, कुछ लोग के लिए बेटा ये रिवीजन टाइप का है, लेकिन बहुत जल्दी ही हम लोग इससे आगे निकल जाएंगे, परेशान ना हो। बोलो भाई, दूसरे से क्या लिखेंगे, a to a की पावर q बराबर n, ठीक। ये दूसरी लॉग और एक्सपोनेंशियल का रिलेशन आप बनाना सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में हमें n इंटू n दिया है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में n इंटू n दिया है, इन दोनों इक्वेशन से n इंटू n कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दें तो n इंटू n हो जाएगा, n इंटू n। हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई, ऐसा करते ही हमें यहाँ पर क्या दिखेगा, m इंटू n मल्टीप्लाई होगी, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखेगा, a की पावर p इंटू a की पावर q, ऐसा होगा ना। तो हम जानते हैं कि जब बेस एक जैसे हो और आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर ऐड हो जाती है, यानी इधर आएगा a की पावर p प्लस p बराबर m। ठीक है, बहुत छोटी सी बात, आराम से समझो। अब हम फिर से पहुंच गए एक्सपोनेंशियल फॉर्म पर, यहाँ पर इसको इससे कंपेयर करो, ठीक। रिजल्ट लाना है लॉग के फॉर्म में, जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे और यहाँ से लॉग लिखेंगे तो मैं क्या लिखूं बताओ, आप ही बोल दो, लॉग n p की जगह क्या है m इंटू n, ठीक। बेस a बराबर p प्लस q, आएगा कि नहीं, और p q की वैल्यू डालो ऊपर से, तो log n बेस a प्लस log n बेस a,
देखिए log mn बेस a इज इक्वल टू log n बेस a प्लस log n बेस a। ये वाला रिजल्ट आ गया आपके पास। ठीक, अब देखो अगर हमें दूसरा वाला रिजल्ट निकालना होता तो हम क्या करते, इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय डिवाइड करते, m अपॉन n होता, और m अपॉन n यहाँ क्या आ जाता, p माइनस q, और p माइनस q आता। देखिए ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन अगर हम यहाँ पर m बाई n कर रहे होते, डिवीजन कर रहे होते तो यहाँ माइनस साइन आता, यहाँ ऐसा होता, यहाँ माइनस साइन आता, और ये दूसरा रिजल्ट भी निकल आता। समझ में आया? तो हम लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली, लॉग के फॉर्मूले अगर हमें या लॉग की प्रॉपर्टीज अगर हमें समझनी है तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, दोनों इंटरचेंजेबल हैं अंडर दीज कंडीशंस, ये जरूर होना चाहिए, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इस वाली बात को कहते हैं log a बेस a इक्वल टू, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, इस केस में हम मान लें कि log a बेस a की वैल्यू 1 नहीं है, p है। यहां से शुरू करें और हम प्रूव क्या करना चाहते हैं कि p की वैल्यू 1। ठीक, अब देखो log की फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाओ तो क्या होता है, a की पावर p इक्वल टू a, लिख सकते हैं कि नहीं? और बाकी सारी चीजें मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं कि a पॉजिटिव है, a 1 नहीं है, वो सारी चीजें ऊपर एक बार लिखी जाती है। a टू द पावर p इक्वल टू a। अब हमको मालूम है कि दो नंबर बराबर हैं, बेस बराबर है, तो फिर उनके पावर्स भी तो बराबर होंगे। ठीक, यानी यहाँ पर देखो 1 नहीं लिखा था, मैंने 1 लिखा और मैंने कहा कि p की वैल्यू 1 आएगी कंपेयर करने पर, तो p की वैल्यू 1 आई तो log a बेस a 1 हो गया। कोई इश्यू बताओ इसमें? कोई बात गड़बड़ नहीं। ऐसे ही अगर हमें ये वाला रिजल्ट प्रूव करना था तो हम क्या करते, हम log 1 बेस a को p एज्यूम करते और कहते a की पावर p 1 हुआ है। अब इस 1 को लिखा जाता a की पावर 0। मैंने अभी कहा था आपसे कि अगर a 0 नहीं है, a नॉन जीरो नंबर है, तो किसी भी रियल नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होता है। ठीक है, देखिएगा a की पावर p इक्वल टू a टू द पावर 0, तो p बराबर 0। देखो आप इसको प्रूव कर सकते हो, बहुत छोटी सी बात है कि a की पावर 0 हमेशा 1 होता है। कौन प्रूव कर सकता है जरा बताएं? जो भी कर सकता हो, बहुत छोटी सी बात है, आपने सैकड़ों बार पढ़ा, a की पावर 0 1 होता है, ऐसा प्रूव कर सकते हो? अनिमेश, अनुकृति, अपूर्वा, आप लोग, अनिरुद्ध, a की पावर 0 1 होता है, ऐसा प्रूव कर सकते हो? देखो मतलब बस पढ़ लो, समझो नहीं पूछा। a की पावर m अपॉन a टू द पावर n कितना लिखते हो? बोलो कितना लिखते हो? m माइनस n लिखते हो, ऐसे तो लिखते हो। ठीक, अब अगर यहां पर भी n लिख दिया जाए सपोज, तो इधर क्या आ जाएगा, ये तो आप काट पीट के बराबर कर दोगे, 1 लिख दोगे, और उधर देखो क्या आ गया, a टू द पावर 0 आ गया ना। और a कैन नॉट बी 0, यहां पर ये बात आ रही है कि नहीं? भैया a 0 हो जाता तो 0 से डिवीजन अलाउड नहीं है, तो किसी भी रियल नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होता है। एक छोटा सा डेरिवेशन 2 लाइन का, भाई आप ये जानते हो ना लिखना। देखो इसको मैंने कैसे बताया, हम ऐसा लिखना जानते हैं कि a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर m, a टू द पावर n माइनस m लिखा जाता है। ठीक, अब आप क्या करो, m को भी n लिख दो, m को भी n लिख दो। तो एक तरीका ये है कि ये दोनों इक्वल थे, कैंसिलेशन के बाद ये 1 हो गया। और इधर देखो अगर हम एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म को यूज करें
तो ये a की पावर 0 नहीं लिखा जाए, ठीक है, प्रोवाइडेड a इज नॉन जीरो, प्रोवाइडेड a इज नॉन, किसी भी रियल नंबर की पावर नॉन जीरो नंबर की पावर हमेशा 1 होता है। बात क्लियर हुई? ये याद रखिए, छोटा सा पॉइंट यहाँ पर, ठीक, जो भी कंफ्यूजन है वो पूछ लिया करो, ठीक है। तो ऐसे ही करके सारे रिजल्ट यहाँ पर निकाले जाएंगे, चाहे वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो या पांचवा, छठा, सातवां हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आते हैं रिजल्ट नंबर 8 पर, है ना। और अल्टीमेटली हमें सब याद रखने हैं। रिजल्ट नंबर 8 को मैं एक बार एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हमने लिखा था लॉग b बेस a इज इक्वल टू लॉग b बेस c अपॉन लॉग a बेस c। तो इतनी बात तो हमें पता है कि दोनों साइड में जो बेस का नंबर है वो चेंज हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड में बेस में लिखा नंबर a है, और आरएचएस में जो नंबर बेस में लिखा है, बेस बेस का मतलब ये नहीं लॉग के बेस में, वो c है। बात समझ में है? अब इसको भी हमें अगर प्रूव करना है तो तरीका कुछ वैसा ही जैसा हम लोग पहले कर चुके हैं। अभी जो 4 प्रॉपर्टी की उनमें जो काम किया लगभग वैसी ही बात है, तो समझने की कोशिश करना आराम से। लॉग b बेस c को आप p कहते हो, है ना, ये आपने एज्यूम किया है, ठीक है। और लॉग a बेस c को तुम q कहते हो, ये भी आपने एज्यूम किया। अब हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर चाहिए वो चाहिए लॉग b बेस a, ठीक। यानी हम लोग को यहां से क्या करना है, हम लोग को यहां से मैथमेटिकली c को एलिमिनेट करना है, c को एलिमिनेट करना है, गायब करना है। समझाते हैं कैसे, देखो यहां से तुम लिख सकते हो c टू द पावर q बराबर b, लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो। और यहां से तुम लिख सकते हो c टू द पावर q, यहाँ p था, इक्वल टू a, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे मैं लिखता हूं a स्क्वायर बराबर 2, तो तुम a को क्या लिखते हो, तुम a को लिख देते हो 2 की पावर 1/2, ऐसे ही तो लिखते हो। यानी मैंने यहाँ क्यूब किया होता तो तुमने यहाँ पावर 1/3 कर दिया होता, मैंने यहाँ 31 किया होता तो आपने 1/31 कर दिया होता। तो ध्यान से सुनिए, इस जगह पर हम लिख सकते हैं c बराबर b टू द पावर 1/p। इसको कहते हैं हमने pth रूट ऑपरेट किया, जैसे स्क्वायर रूट ऑपरेट किया था, क्यूब रूट ऑपरेट किया था, वैसे ही वहां पर pth रूट ऑपरेट कर दिया। ध्यान से सुना करो, समझा करो। सेकंड वाले पार्ट में क्या किया जाए, सेकंड वाले पार्ट में कुछ ना किया जाए, c की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, आराम से समझिए, 1/p। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जल्दबाजी में सारे काम बिगड़ते हैं, आप समझ के चलो। आप प्रिपरेशन आईआईटी की कर रहे हो, कोई खिलवाड़ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको एक लेवल तक की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, और उसके लिए आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, ठीक। तो ध्यान दें हर एक बात पर। c इक्वल टू b की पावर 1/q p और a की पावर 1/q। अच्छा बेटा, दोनों जगह c की वैल्यू है तो दोनों आपस में बराबर होंगी ना, यानी मैं लिख सकता हूं a की पावर 1/q बराबर b की पावर 1/p। क्या ऐसा नहीं लिखा जा सकता, आप बताओ? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब दोनों तरफ मैं, जैसे a बराबर b, तो कह दिया जाता है ना दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो आप स्क्वायर कर देते हो। अगर कहा जाता है दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो क्यूब कर देते हो, ऐसे ही कुछ करते हो ना। यहां पर मैं दोनों साइड में पावर p ऑपरेट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, b की पावर 1/p था और पावर p ऑपरेट कर दी, ठीक।
तो देखो इधर क्या बन गया, इधर तो बन गया a की पावर p बाई क्यू, और दूसरी तरफ मालूम है क्या बना, b, दूसरी तरफ क्या बना b। ठीक है, अब इसको फिर से कंपेयर करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो शुरुआत में बात हुई थी, a टू द पावर x बराबर b। तो हम लोग लॉग में कैसे जाएंगे बताओ, यहां से लॉग में कैसे जाएंगे, लॉग क्या लिखेंगे, बेस a बराबर, ठीक यही लिखते हैं, वहां अप्लाई कर दो, यानी x की जगह क्या है p अपॉन q, क्या ऐसा लिखूं मैं, यही तो हुआ, या इसको पहले लिख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लॉग, इसका तो कोई मतलब नहीं, इतना तो आपको आता ही है भाई। ठीक है, अब p और q की वैल्यू रख दो, तो p की वैल्यू क्या है, लॉग b बेस c लॉग a बेस c। देखो ये रिजल्ट आपके सामने है, और इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। इसमें एक और बात याद रखिएगा कि हम log b बेस a को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन log a बेस b। जानते हैं आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड में बेस a रखा है और राइट हैंड साइड में बेस क्या कर दिया है b। जरा इसमें बेस को b करके देखो, यही रिजल्ट आएगा, करके देखो, कोई भी नंबर जो डिफाइंड हो लिख सकते हैं, ऐसे तुमने किया, ठीक। अब हमने ऊपर पढ़ा है कि log b बेस p कितना होता है, 1 होता है कि नहीं, और ये सब यार बहुत छोटी सी बातें हैं, सब आपको मालूम होनी चाहिए, लेकिन नहीं मालूम है तो अब की बात भूलना नहीं है। देखो log b बेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन log a बेस c, की जगह b लिख दो, यही आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई बार हमें log b बेस a को log a बेस b के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब समझ में आ गई सारी प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा, समझिएगा, शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, हालांकि लॉग का चैप्टर सिलेबस में है, बहुत पहले से आप जानते हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। ठीक, अब चलो इसके एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा सा समझें। देखो जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ नंबर कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट, जिससे आपको समझ में आए कि आपने सीखा क्या है, लॉग 4 बेस 2, ठीक, लॉग 2 बेस अंडर रूट 2, लॉग 5 बेस 1, log 1 base 5, log of 1 by 4 base 4, log of जो प्रॉपर्टीज अभी की हैं उनके बेसिस पर। चलो इनको समझने की कोशिश करें। देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं, log 4 बेस 2। देखो भाई log, एक और लिखते हैं, log 1 by 4
सबसे पहले इसको देखते हैं, log फिर 4 बेस 2 और इसको लिखें हम 2 की पावर 2 बेस 2। देखिए ध्यान से सुने। फिर हम लोग ने लॉग की एक प्रॉपर्टी ऊपर पढ़ी है, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर। लॉग की एक प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़ रखी है ये वाली, कि जो पावर होती है वो आगे आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक, प्रोवाइडेड यहाँ पर सारी चीजें डिफाइंड हो, मतलब ऐसा नहीं कि m निगेटिव है और आपने ऐसा कर डाला, ये काम नहीं चलेगा, ठीक। तो देखो इस केस में हम इस नंबर को लॉग के आगे लाकर मल्टीप्लाई कर, 2 इंटू लॉग 2 बेस 2, ये हो गया कि नहीं। अब बेटा लॉग a बेस a हम लोग ने जान रखा है 1 होता है, तो ये हो गया 1, ये है 2, यानी आंसर कितना आया 2, ठीक, क्योंकि log a बेस a 1 होता है, ठीक। फिर इसको देखें, दिस इज log 2 और 2 की पावर कितनी है बच्चों, 1/2, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग ने ऊपर प्रॉपर्टी कर रखी है, एक बार बस दिखा दे रहे हैं, उसके बाद आपको याद हो जाने चाहिए। जो बेस में पावर होती है ना, उसका रेसिप्रोकल बाहर मल्टीप्लाई होता है। अगर यहाँ पावर b है तो यहाँ 1/b आगे मल्टीप्लाई हुआ है, प्रोवाइडेड सारी चीजें डिफाइंड है। देखो ऐसा मानकर वहां पर रूल लिखा गया था, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया 2, 1/2 का रेसिप्रोकल, और साथ में log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 अगेन 1 हो गया, इसका आंसर भी 2 आया। ये देखो इसके बारे में क्या कहेंगे बताओ, सविस्ता बताओ, शाबान कोई बोलो भाई, नए वालों में से जल्दी जल्दी बोल दो, आगे बढ़ना है यार। बोलो अनिरुद्ध बोलो। बेस में 1, उतनी देर से आपको बताया जा रहा है, बेस में 1 अलाउड नहीं है, ठीक। बेस में लिखा नंबर जो होता है ये वाला नंबर, ये जैसे हमने लिखा ना log b बेस a, तो a पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन 1 ना हो, ठीक, मतलब 0 से बड़ा तो हो लेकिन 1 बिल्कुल ना हो, या तो 0 और 1 के बीच में हो a की वैल्यू तो भी चलेगा, या फिर 1 से बड़ी हो जाए तो भी चलेगा। दो ही संभावनाएं हैं, यहां जो नंबर लिखा हो या तो वो 0 और 1 के बीच में लाई करे, या फिर वो ग्रेटर देन 1, ठीक। तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि ये डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं डिफाइंड है बताओ, रीजन क्या है, क्योंकि बेस में आपने 1 लिखा है और ऐसा लिखना अलाउड नहीं, अलाउड नहीं। 1 का लॉग किसी भी डिफाइंड बेस पर हमेशा 0 होता है, ये ऊपर प्रॉपर्टी में लिखा है। 1/4 देखो ध्यान से, इसको बेटा लिख सकते हैं 4 की पावर -1 बेस 4, लिख सकते हैं कि नहीं। और अभी अभी हमने देखा कि जो नंबर पावर में होता है उसको आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 बेस 4 दैट इज इक्वल टू -1, ठीक। ध्यान रखिए लॉग की वैल्यू तो निगेटिव आ सकती है, लेकिन निगेटिव नंबर का लॉग डिफाइंड नहीं है। जैसे मैं ये पूछ दूं तो इसका आंसर क्या होगा, ये निगेटिव नंबर का लॉग लिख रहे हो, दिस इज नॉट डिफाइंड, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लॉग की वैल्यू तो निगेटिव आ सकती है, बट निगेटिव नंबर का लॉग डिफाइंड नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ए और बी, तो हम लोग ने प्रॉपर्टी नंबर 9 शायद किया हुआ है ऊपर, ये ए और बी को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो ए और बी को इंटरचेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहां पर भी यही काम करें। और डेरिवेशन सबके किए जा सकते हैं, मैंने कुछ किए भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको याद रखना है ये 2 और ये 5 इंटरचेंज कर दो, तो क्या हो गया 5 log 5 की पावर log 2 बेस 2, और log 2 बेस 2 हो गया 1, यानी 5 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 1। 5। हाँ दैट इज इक्वल टू 5। इधर आ जाओ, ये क्या लिखेंगे log 2, और यहां पर
2 की पावर -2 है कि नहीं? 2 की पावर -2 को क्या लिखोगे? 1/4। चेक कर लो। तो ये जो -2 है बेस की पावर, इसका रेसिप्रोकल बाहर जाता है, यानी -1/2 log 2 बेस 2। तो ये कितना आंसर आया? -½ तो ये लॉग की प्रॉपर्टीज हैं और उन पर कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है और इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, फिर देखो लॉग फंक्शन हम लोग दो तरह से लिखते हैं। इसको आप समझ लें। दो तरह से हम लोग मैथ्स में लॉग लिखते हैं। एक होता है कॉमन लॉग और एक होता है नेचुरल लॉग। ठीक, कॉमन लॉग का यूज तो नॉर्मली हम लोग मैथ्स में ही करते हैं, लेकिन नेचुरल लॉग आपका फिजिक्स में भी यूज होगा, केमिस्ट्री में भी, जहां केमिकल काइनेटिक्स आई, फिजिक्स में जैसे ही आप मॉडर्न फिजिक्स में एंटर किए, वहां पर आपको नेचुरल लॉग की जरूरत पड़ती है। तो ये कैलकुलेशन टूल है एक तरह से। जब आप केमिस्ट्री में भी पीएच वगैरह निकालते होंगे तो लॉग लेना पड़ता है, एंटी लॉग लेना पड़ता है। ठीक, तो कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग दो तरह के लॉग हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स। इसका बेस नॉर्मली 10 होता है। बेस को 10 माना जाता है नॉर्मली, जब कुछ ना लिखा हो और आप अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हो तो वो लॉग का बेस 10 होता है। जैसे हमने अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे लिख दिया, कोई भी इक्वेशन लिख दी है ना, और यहाँ पर बेस नहीं लिखा, तो आप बेस एज्यूम कर लोगे 10। ठीक, और फिर क्वेश्चन पर भी डिपेंड करता है कि सवाल क्या, लेकिन कई बार ऐसा मिलेगा तो बेस लिखा नहीं हो। और नेचुरल लॉग में बेस क्या होता है? बेस होता है बेटा ई। ठीक, ई मतलब बताओ भाई। नेपियर्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं, याद रखो, है ना। ई के बारे में बताया है, ये इरेशनल नंबर होता है। पूरी बात जानने की कोशिश किया करो, नहीं तो फिर मुश्किल आएगी आगे। इरेशनल नंबर होता है और इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। नेचुरल लॉग को हम लोग ln से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ln x। मतलब इसका क्या हुआ कि log x बेस ई। ई एक ऐसा नंबर है जो 2 और 3 के बीच में होता है, 2.7 समथिंग। ठीक, बट इरेशनल है तो खत्म नहीं होता, पाई की तरह चलता ही रहता है। ठीक है, तो नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग दो तरह के लॉग मैथ्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसकी बात यहाँ पर की जाए। ठीक है, इतनी एलिमेंट्री चीजें जानने के बाद अब बात करते हैं इसके ग्राफ और बहुत एक मिनट, अभी क्लास बेटा कंटिन्यू है। चलिए देखते, ग्राफ की बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अब जब आप ग्राफ खींचोगे तो ये कोई वैल्यू नहीं होती, समझो। जैसे जैसे हमने कहा इसका ग्राफ खींचो, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो इसके ग्राफ का क्या मतलब? ये तो आप 1 लिख रहे हो, है ना। 1 को प्लॉट कैसे करोगे? ग्राफ का मतलब होता है प्रॉपरली हम कुछ ऐसा लिखें
y इक्वल टू log x बेस a, ऐसा कुछ लिखें। a को मान लो हमने 2 कह दिया या 3 कह दिया, वो बात अलग है। इसमें क्या होगा कि आप एक वैल्यू फीड करो, x की एक वैल्यू आप इसमें इंटर करो और उसका कुछ आउटपुट निकल के आए, तो फिर जो पॉइंट निकल के आए उनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना होता है। यानी यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल सिस्टम बनाना होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा उस पर डिपेंड करता हुआ बाय लॉग फंक्शन, थ्रू लॉग फंक्शन। ठीक, तो अब हम इसके ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं, आप भी इसको समझें और ध्यान दें। देखो y इक्वल टू log x बेस a, ठीक, यानी ये हमारा फंक्शन है x का, ऐसे लिखो और अच्छे से समझो। y एक फंक्शन है x का और आगे आपने ये फंक्शन ओपन कर दिया कि कौन सा है, लॉग फंक्शन है, और लॉग फंक्शन भी किस बेस पर है, बेस a पर। ठीक है, अगर आप इसी फंक्शन को साइन लिखते तो ये आउटकम क्या दिखता, साइन x दिखता। अगर इसी फंक्शन को स्क्वायर रूट लिखते तो आउटकम क्या दिखता, अंडर रूट x दिखता। बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए। ठीक, तो y इक्वल टू लॉग x बेस a। ठीक है, अब दो चीजें हैं। पहला केस, जब बेस में लिखा नंबर 0 और 1 के बीच में, ध्यान से सुनो, ये एक पार्ट है जब बेस में लिखा नंबर 0 और 1 के बीच में, और दूसरे हिस्से में जिसको हम केस 2 में पढ़ रहे हैं, जब बेस में लिखा नंबर 1 से बड़ा। ठीक, दो ही चीजें हो सकती हैं, जो बेस में नंबर होता है वो पॉजिटिव होता है लेकिन 1 नहीं होता। तो क्या पॉसिबिलिटी बची, देखो इसमें 0 से 1 वाले आ गए, यानी पॉजिटिव है लेकिन 1 से पहले रुक गए, और इसमें 1 से बड़े वाले आ गए, जितने भी ए थे, जितने भी नंबर बेस में रखने थे। तो आपको क्या ये बात समझ में आई कि हम लोग ने सारे पॉजिटिव नंबर कंसीडर कर लिए सिवाय 1 के। क्यों, क्योंकि बेस में लिखा जो नंबर है, यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूं, वो पॉजिटिव होना चाहिए बट 1 नहीं होना चाहिए। इसको आप बहुत ध्यान से सुनना। अब पहले केस में हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक, अगर बेस में लिखा नंबर 0 और 1 के बीच में है तो लॉग फंक्शन का ग्राफ यूं आता है, ऐसे। यानी जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे वैल्यू घटती जाएगी और निगेटिव होती चली जाएगी। ठीक, अगर बेस में लिखा नंबर 0 और 1 के बीच में है। ठीक, कोई बात नहीं, अगर अभी समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले तो ये देखो, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ये जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू लॉग x बेस a का, जहां पर a 0 और 1 के बीच में है, यानी बेस में लिखा नंबर 0 और 1 के बीच में। मैंने आपको बोला था कि 1 का लॉग किसी भी बेस पर 0 होता है, बताया था ना, ऊपर बताया क्या था, डेरिवेशन किया था। अगर मैं x को 1 लिखूं तो y की वैल्यू आएगी 0। ये बात समझ में आई, यानी ये पॉइंट कौन सा हुआ, 1, 0। ठीक, y 0 कहां होता है, तो आप कहोगे x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी x एक्सिस पर जहां ग्राफ कट कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, 1, 0। देखो ध्यान से, इस लॉग के फंक्शन में अगर x की वैल्यू 1 है तो y 0 आ जाएगा। ये ग्राफ 1, 0 से पास करे। ठीक है, अब तुम ग्राफ में ये देख रहे हो, भले ही अभी मान नहीं रहे हो मेरी बात, लेकिन आप ग्राफ में ये देख रहे हो कि 0 और 1 के बीच में लॉग की वैल्यू पॉजिटिव है। वैल्यू का मतलब y कोऑर्डिनेट देखा करो, वैल्यू पॉजिटिव है, 1 पर वैल्यू 0 हुई और 1 के आगे जाने पर वैल्यू नेगेटिव हो गई। इतना तो आप देख रहे हो। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कोई भी नंबर लिखो जो 0 और 1 के बीच में हो,
तो 0 और 1 के बीच में क्या एक नंबर 1/4 होगा, और बेस लिखो कोई भी जो 0 और 1 के बीच में, हमने लिख दिया 1/2। क्या ये नंबर यहां कहीं होगा 1/4? देखो x की वैल्यू 1/4 यहीं तो कहीं आएगी, और इस पर y कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव। अब देखो क्या ये y पॉजिटिव आ रहा है या नहीं, तो आप इसको लॉग की प्रॉपर्टी से लिख सकते हो 1/2 और ये 1/2 का स्क्वायर। लॉग की प्रॉपर्टी से 2 सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर बचेगा log 1/2 बेस 1/2। और अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि log a बेस a 1 होता है, यानी ये वैल्यू आ गई 2। तो बात सही है। अगर नंबर का मतलब ये 0 और 1 के बीच में हो, और बेस भी 0 और 1 के बीच में हो, कहीं देख लो, ठीक। तो log की वैल्यू हमेशा कैसी आती है? पॉजिटिव। आपने ये समझ लिया कि 1/4 पर वैल्यू कैसी आएगी? ये मान लो ऐसा पॉइंट है 1/4, 2, और ये a की वैल्यू 1/2 के लिए ग्राफ है, तो यही तो मिला। बात समझ में आई? ध्यान से देखिए, बात समझ में आ रही है आपको? सोचो, नंबर 1 से बड़ा क्या होगा? चलो भाई करके देखो। ये नंबर जो है ना, इसको 1 से बड़ा करो। 1 से बड़ा कोई ऐसा नंबर लो जिससे इजीली निकल आए। 2 कर देते हैं। तो इस नंबर को मैंने 2 कर दिया। तो इस नंबर को जब 2 करोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि 2 की पावर यहाँ -1 लिखा जा सकता है, और ये -1 का रेसिप्रोकल बाहर आ गया, log 2 बेस 2, यानी आंसर आया नेगेटिव -1। तो 2 का log -1 है। ये बात समझ में आई? तो बिल्कुल सही है। यहां पर हम लोग ने log का ग्राफ देखा है, और क्या पाया कि जैसे जैसे एज x इंक्रीजेस, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, x इधर बढ़ रहा है, y डिक्रीजेस, ये डिक्रीजेस का साइन है, ठीक। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे, x इधर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे y की वैल्यू घटती जा रही है। यानी इस केस में ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन। आगे बात करेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आराम से समझो, सारे कॉम्प्लिकेटेड टर्म एक ही बार में जानने की कोशिश ना करो। और देखो एक बात, अगर मैं x को नेगेटिव रखता हूं, x नेगेटिव कहां होता है? y एक्सिस के राइट में x पॉजिटिव होता है, y एक्सिस पर x 0 होता है, और y एक्सिस के लेफ्ट में x नेगेटिव होता है। पहले नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव हो गया। इधर x बढ़ता है ना, तो नेगेटिव से बढ़कर 0 और 0 से बढ़कर पॉजिटिव होता चला गया। तो आप क्या देख पा रहे हो कि x नेगेटिव अगर है तो ग्राफ कहीं पर मिल ही नहीं रहा है। आप ये बात देख पा रहे हो कि अगर मैंने x को नेगेटिव रख दिया तो ग्राफ मिल ही नहीं रहा है। तो यहां से भी ये बात कंफर्म होती है कि log इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ओनली। बात क्लियर? x की वैल्यू पॉजिटिव है तब तो मिल रहा है, बट x नेगेटिव है या 0 है तो ये एब्सर्ड रिजल्ट है, यहां पर log डिफाइंड नहीं होगा, ठीक। अब आते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 में इस फंक्शन के ग्राफ को समझने की कोशिश करें तो ये इस तरह का आएगा। ये लॉग का ग्राफ है, ठीक। ध्यान दें फिर से, जहां पर ये ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,0। अब ये ग्राफ है y बराबर log x बेस a का, लेकिन अब की बार खास बात क्या है बताओ? बेस में लिखा नंबर 1 से बड़ा है। अपूर्वा ध्यान से समझ लो, रिवाइज कर लो बेटा आप लोग। ठीक, ध्यान से सुनिए, a ग्रेटर देन 1 है, बेस 1 से बड़ा है। अब बताओ
जैसे जैसे x बढ़ा रहे हो लॉग की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है? x बढ़ा रहे हो, नेगेटिव से 0 फिर पॉजिटिव होकर भाग गया ऊपर, बढ़ा या घटा? यहाँ लिख रहे थे x बढ़ेगा तो y घटेगा, इसमें क्या लिखेंगे? x बढ़ेगा, x इंक्रीजेस, y इंक्रीजेस। ये बात समझ में आनी चाहिए, जैसे जैसे x बढ़ेगा y भी बढ़ेगा, ठीक है। और इसमें भी एक बात है तो ये भी लॉग, तो आप देखो ना कि x नेगेटिव के लिए ये भी डिफाइंड नहीं है। और ध्यान से सुनो, जैसे जैसे आप x को और छोटा और कम करते जाओगे ना, जीरो के पास में लाते जाओगे, वैसे वैसे वैल्यू भागती जाएगी और बड़ी वैल्यू बनती जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो किसी ने यहाँ पर लिखा 1/10 और यहाँ पर बहुत छोटा नंबर लिख दिया, मैं बहुत छोटा नंबर लिख रहा हूं ऐसे करके, यहाँ पर मान लो 10,000 लिख दिया, तो आपको आइडिया है कि ये वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई 10,000। मतलब अगर x कोऑर्डिनेट 1/10 है तो y कोऑर्डिनेट कितना है? 10,000 है। x कोऑर्डिनेट बिल्कुल यहाँ पर जीरो के पास में और y भाग गया ऊपर, ठीक। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि जैसे जैसे इस केस में आपको ये बात समझनी चाहिए, एज x अप्रोचेस टू 0+, ठीक, 0 पर पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, तो y किधर भाग जा रहा है? y भाग रहा है प्लस इंफिनिटी, देखो ना। लेकिन ना तो x कभी 0 होगा, x 0 हो गया तो लॉग डिफाइंड नहीं, ना ही ये कर्व कभी y एक्सिस को टच करेगा। ये डिस्टेंस कम होती जाएगी ऊपर जाने पर, लेकिन एक्चुअली ये टच नहीं करेगा, ठीक है। तो इस बात को आप नोट करें। इसमें भी यही है, इसमें क्या लिखेंगे कि जैसे जैसे x 0 को जाएगा, आप सब लिमिट लिमिट पढ़ चुके हो 11 में, जैसे जैसे x 0 को जाएगा राइट हैंड साइड से, पॉजिटिव साइड से, यानी 0 है पॉजिटिव, 0 से कुछ बड़ा है, ठीक, लेकिन अप्रोचिंग वैल्यू 0 है, वैसे वैसे y किधर भागेगा? माइनस इंफिनिटी। अब ये मैथमेटिकल लैंग्वेज भी सीखो बेटा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉग इन टू केसेस, जब बेस 1 से बड़ा हो या फिर जब बेस 1 से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा हो। अब चलो इन ग्राफ का यूज सीखते हैं और इससे हम लोग क्या कैलकुलेशन करने जा रहे हैं ये सीखते, बहुत ध्यान से। अब थोड़ा सा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो किसी चैप्टर में, डिफिकल्टी आती ही है और आनी भी चाहिए, क्योंकि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो बेटा, बोर्ड वोर्ड की नहीं। फिलहाल बोर्ड इसमें ऑलरेडी कवर हो जाता है। कुछ लोग आपको ये कहते मिलेंगे कि बोर्ड अलग है, आईआईटी अलग है, ये वही लोग होते हैं जिनको पढ़ना नहीं होता है, ठीक, तो जी चुराते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बोर्ड में क्या ये गलत पढ़ाया जाएगा? नहीं। और आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में कम से कम इतना है क्लास 11th में, ठीक, लेकिन आप कभी उसको ध्यान से, कुछ बच्चे तो करते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उसको निग्लेक्ट करते हैं और फिर वही आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर आपको कोई भी काम करना है तो ढंग से करिएगा, समझ के करिएगा और सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ अगर आप काम करते हो तो डेफिनेटली सक्सेस मिलना तय है। लेकिन अगर आप भागते रहते हो इधर उधर, ट्रायल करते रहते हो, तो फिर वो ट्रायल में ही पूरा जीवन कटेगा, ये मानकर चलो, ठीक है। इसलिए फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, तीनों सब्जेक्ट में बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इधर आ जाओ, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर दो नंबर लिख रहा हूं, x1 और x2, ठीक। बोर्ड पर लिखे नंबर देखकर हम लोग ये डेफिनेटली बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं बोर्ड पर लिखे नंबर देखकर हम लोग ये डेफिनेटली बता सकते हैं कि x2 बड़ा है और x1 छोटा है। अच्छा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो पॉइंट ही गायब हो गया है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट तो मैं बता देता हूं और y कोऑर्डिनेट तो बता दो। तो y कोऑर्डिनेट बताना क्या डिफिकल्ट है? y की वैल्यू क्या हो गई? log x2 हो गई कि नहीं? log x2 बेस a, ये वाला पॉइंट। अब
ये वाला वो वाला अच्छा नहीं लगता तो इसको क्यू बोल देते हैं, ठीक। ऐसे ही इसको पी बोल देते हैं। पी के कोऑर्डिनेट अब आप बोल दो x1 log x1 बेस। ठीक है बच्चों। अब देखो बहुत ध्यान से सुनो, ये तो दिख रहा है ना कि x2 बड़ा है, तो हम ये लिखेंगे ना x2 बड़ा है x1 से। ध्यान रखिए कब, जब बेस 0 और 1 के बीच में हो, सारी बातें अभी इस कंडीशन में। तो log x2 बेस a छोटा है log x1 बेस a से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सीखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होने वाला है। चेक करो ध्यान से देखो, x2 बड़ा है तो x2 का log छोटा हो जाएगा, लेकिन ऐसा तभी होगा जब बेस 0 और 1 के बीच में। अभी यहाँ कह रहे थे ना, यही वाली बात तो लिखी है कि जैसे जैसे x बढ़ाओगे y घटेगा, तो ये y घट रहा है, ये y ही तो है। x बढ़ गया यानी x2 बढ़ गया तो y2 घट गया, y2 का मतलब log x2। चेक करिए, कोई ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया है तो पूछ ले, जल्दी पूछ ले। आ गया ना? अच्छा इसमें बताओ, अगर आ गया तो यहाँ पर आप लोग थोड़ी सी मदद करें मेरी, थोड़ी सी ही करिए, ज्यादा नहीं। हाँ जी बताइए, ये x1 ये x2, x1 पर फंक्शन की वैल्यू और x2 पर फंक्शन की वैल्यू, ये हो गया p, ये हो गया q, ठीक। q के कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा log x2 बेस a, और p के कोऑर्डिनेट हैं x1 कॉमा log x1 बेस a, ठीक है। आप बताओ क्या कहोगे, ये तो दिख ही रहा है, इसमें क्या कहना, x2 बड़ा है x1 से। बात समझ में आई कि नहीं? देखो तो log x2 और log x1 में क्या रिलेशन है? log x2 बेस a दिस इज ग्रेटर देन log x1 बेस a, है कि नहीं? आप बताओ इस बात को देखो, यानी अब बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर बेस 1 से बड़ा है तो जो रिलेशन x के बीच में है ना, वही y के बीच में होता है। y का मतलब log, y का मतलब तो यही है ना log x, जो रिलेशन x के बीच में होता है, यानी x2 बड़ा है तो log x2 बड़ा है log x1 से, अगर बेस 1 से बड़ा है तो। और अगर बेस 0 और 1 के बीच में है तो जो रिलेशन x के बीच में होता है ना, उसका उल्टा रिलेशन, अपोजिट रिलेशन y के बीच में होता है। चेक कर लीजिए जरा ध्यान से, बोलो समझ में आया बच्चे? देखो आपको लॉग के ग्राफ तक पहुंचाया है, और कहां बिल्कुल 0 से शुरू करके, ध्यान से सुनिएगा सारी चीज। आप देखो अब इसका एक दो छोटे छोटे यूज बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमको कहा गया कि log 2x माइनस 1 इज लेस देन 1, फाइंड करें x की वैल्यू। बहुत ध्यान से सुनना कैसे करें। पहला काम होता है डिफाइन ऑल टर्म्स इन गिवन इनइक्वालिटी। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन पहले ही सवाल में हम लोग केवल लिखेंगे, के बाद सिर्फ इसके एप्लीकेशन पर बात करेंगे। इस इनइक्वालिटी के सारे टर्म डिफाइन करो। तो टर्म डिफाइन करने का मतलब क्या है? टर्म डिफाइन करने का मतलब ये है कि लॉग तो भाई तब डिफाइंड होता है जब नंबर पॉजिटिव, यानी 2x माइनस 1 कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। इस बात का मतलब यहां पर लगाओ। तो पहली बात 2x माइनस 1 पॉजिटिव हो, तभी ये इनइक्वालिटी मीनिंगफुल होगी, अदरवाइज लॉग डिफाइंड ही नहीं होगा।
और यहाँ से हम चुपचाप लिख लें इसका सोल्यूशन, यानी 2x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1/2। इसको अगर हम सेट के फॉर्म में लिखें तो x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। इस इंटरवल में वो सारी वैल्यूज हैं जो 1/2 से बड़ी हैं, और यहाँ पर 1/2 शामिल नहीं है। अगर शामिल कर लेते तो क्या होता, शामिल करते तो यहाँ आती इक्वलिटी और यहाँ आती इक्वलिटी, और आप जीरो का लॉग डिफाइन कर लेते, जो कि संभव नहीं है। जीरो का लॉग डिफाइन नहीं होता, क्यों? क्योंकि आपने देखा लॉग का ग्राफ कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करता, याद है ना, y एक्सिस को टच नहीं करता, यानी x कोऑर्डिनेट जो इनपुट वैल्यू थी वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ये हम लोग ने देख लिया है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात हुई मेक कंपेरेबल रिलेशन। ऐसा रिलेशन ऊपर डेवलप करो जिससे उसको कंपेयर किया जाए, ठीक है। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, लैंग्वेज हम लोग अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी देखो है क्या, इधर तो लॉग है और इधर कांस्टेंट फंक्शन, तो दोनों तरफ लॉग बनाओ ना। अब दोनों तरफ लॉग बनाए, चलो बना देते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं log 3/3, लिख सकते हैं। किसी भी नंबर का लॉग उसी नंबर के बेस पर 1 होता है। अभी ऊपर पढ़ के आए log a बेस से 1। लेकिन ये कंपेरेबल नहीं है। क्यों नहीं कंपेरेबल है? क्यों? क्योंकि लॉग की वैल्यूज जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात बेस एक जैसा हो। बेस अगर अलग अलग है तो वी कैन नॉट कंपेयर देम, उनको हम रिलेट ही नहीं कर सकते प्रॉपरली, ठीक। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए बेस एक जैसा बनाओ, यानी ये गलती ना करो यार, यहाँ 3 ना लिखो भाई, 2 लिख दो, ये चलेगा। इससे क्या हुआ कि 2 और 2 लिखा, अब इधर 1 ही लिखा है, तो हमारी जो इनइक्वालिटी है वो अभी भी वैलिड है। 1 लिखा है, 1 को ही मैंने यू लिखा, तो ये कंपेरेबल रिलेशन बना दिया। अब बताओ अब क्या किया जाए। तुमने ऑब्जर्व किया कि बेस जो है ना वो ग्रेटर देन 1 है, 2 है तो ग्रेटर देन 1 है। अब लॉग के बीच में जो रिलेशन है, लॉग के बीच में जो रिलेशन है, यानी इनके बीच में, वही रिलेशन उन वैल्यूज के बीच में होता है। यानी मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि लॉग के बीच का रिलेशन यानी y के बीच का जो रिलेशन है, वही रिलेशन x के बीच का ही रहता है। यहां से देख लो, जो लॉग के बीच का रिलेशन वही x के बीच का रिलेशन रहता है अगर बेस 1 से बड़ा है। मैंने यहां समझाया इसको। जो लॉग के बीच का रिलेशन है ना, ओपनिंग इधर x2 की साइड है, तो दूसरी तरफ भी ओपनिंग जो है वो x2 की ही साइड है। तो यहाँ पर मैंने यही बताया है कि जो लॉग के बीच का रिलेशन है वही उन वैल्यूज के बीच में रहता है जिन पर लॉग लिखा गया है, अगर बेस 1 से बड़ा है। ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर भी तो यही बात हुई कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो जो रिलेशन लॉग का वही उनके बीच की वैल्यूज का, यानी 2x - 1। अब थोड़ा फटाफट सीखो, ये लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2x स्मॉलर देन 3, तो x स्मॉलर देन 3/2, तो x कहां से कहां भागा, -इन्फिनिटी से 3/2। इसको भी समझा देते हैं भाई। 3/2 से छोटी वैल्यू है ना x की, तो छोटी वैल्यू इधर मिलेगी ना, तो इधर वैल्यू जो मिलेगी वो आप कैसे देख पा रहे हो, -इन्फिनिटी से 3/2, वही लिखा है, ठीक। अब गलती से भी ये ना भूल जाना कि ये जो भी सॉल्व किया है वो इस कंडीशन में सॉल्व किया है। तो ये भी डिफाइंड हो और ये भी डिफाइंड हो, यानी इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लिखें। तो कॉमन सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करो। देखो सबसे आसान तरीका, यहाँ 1/2 बना लो और 3/2 उससे आगे होता है, इधर बना दोगे तो फिर आपकी मर्जी, तो गलत होना तय। अब पहले आप कह रहे थे कि 1/2 से बड़ा, ठीक है, हम इधर चले गए 1/2 से बड़े ना। दोबारा तुम कह रहे हो कि 3/2 से छोटा हो, तो इधर चले गए। फिर तुम कह रहे हो नहीं दोनों चीजें हो, क्योंकि हमारे लिए दोनों ही वैल्यू, दोनों ही बातें काम की। हमें ऐसे x चाहिए जो 1/2 से बड़े हों और 3/2 से छोटे हों इस इंटरवल। तो ये इंटरवल क्या होगा, फाइनल आंसर बोलो। फाइनल आंसर बना x बिलोंग्स टू 1/2 से बड़े वैल्यू
और 3/2 से छोटी वैल्यू, ये सोल्यूशन। समझ आया? देखो 1/2 इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इसमें है, तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो दोनों में हो। तो 1/2 इसमें नहीं है, इसलिए फाइनल आंसर में भी 1/2 नहीं लिखेंगे। 1/2 से 3/2 के बीच की वैल्यूज इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो वो आंसर बनेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हुआ कुछ? देख लो प्रॉपर्ली, इसको समझिए, यहां तक पहुंचनी पड़ेगी, चीजें पहुंचानी पड़ेंगी आप। ठीक, चलो एक और सवाल लिखते हैं जिसको आप खुद सॉल्व करो और फटाफट बताओ 2 मिनट में। लीनियर ही रखते हैं अभी। चलिए बताइए, यहाँ बेस 80 बार 1/2 कर देता हूँ। देखो कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। सबसे पहला काम क्या है, लॉग को डिफाइन करो, यानी 3x - 2 पॉजिटिव लिखो। उसके बाद इस जीरो को कैसे लिखेंगे, लॉग 1/2 बेस 1/2 करके बताइए जल्दी। कर रहे हैं ना आप लोग, अटेम्प्ट करिए। पहला स्टेप डिफाइन करना, चेक करो साथ में, डिफाइन कर लिया उसने। दूसरा स्टेप कंपेरेबल बनाना। चलो ठीक है, लॉग का फंक्शन है, लेकिन कंपेयर करने के लिए सेम बेस पर चाहिए। कौन से नंबर का लॉग 0 होता है, 1 का लॉग। ठीक, 1 का लॉग किसी भी डिफाइंड बेस पर 0 होता है, और बेस डिफाइंड होता है, बस दो चीजें याद रखिए, वो 0 ना हो, 0 से बड़ा हो, और 1 ना हो। यानी बेस में लिखा नंबर 0 और 1 के बीच में हो तो भी चलेगा, 1 से बड़ा तो भी चलेगा, और कुछ नहीं चलेगा। ठीक, अब यहां देखो, ये हो गया 3x > 2, x > 2/3 यहां से, और यहां से क्या आएगा, क्योंकि बेस 0 और 1 के बीच में है, तो जो लॉग का रिलेशन है उसका उल्टा उन नंबर्स के बीच में आता है। आपने सीखा था ऊपर कि y घटेगा, y का मतलब ये पूरी वैल्यू, इसका जो रिलेशन है वो x की वैल्यूज के रिलेशन से जस्ट अपोजिट होता है। तो क्या लिखोगे, 3x - 2 > 1। चलिए 3x > 3, x > 1, एक ये और ये 2/3। अब दोनों का कॉमन लिखो, तो ये 2/3 है, ये 1 है, 1 आगे होगा, 1 बड़ा होगा। यहाँ कह रहे हो x 1 से बड़ा हो, यानी इधर, यहाँ कह रहे हो x 2/3 से बड़ा हो, तो दोनों एक साथ सेटिस्फाइड हो ऐसी वैल्यूज कहां पर मिलेगी, कहां पर मिलेंगी ऐसी वैल्यूज, 1 के राइट में दोनों सेटिस्फाइड है। ये देखो ना, ये दोनों मिल रहा है, पहली वाली पार्ट भी मिल रहा है और दूसरा वाला पार्ट भी मिल रहा है, यानी इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन x 1 से बड़ा। क्या बात आपको समझ में आई? अच्छा मैं पूछता तुमसे कि पहला इंटीजर बताओ, पहला इंटीजर बताओ जब ये वैलिड हुआ हो, बताओ क्या कहते हैं। पहली इंटीग्रल वैल्यू व्हेन दिस इज वैलिड, इसमें देखो ना पहला इंटीजर कौन सा है, देखो ध्यान से सुनो, क्या इसमें 1 है, नहीं, 1 के आगे के सारे नंबर है, तो 1 के आगे कौन सा नंबर पड़ेगा, दिस इज 2, ठीक है, दिस इज 2, बात समझ में आई। तो 1 के आगे जो सबसे पहला इंटीजर पड़ेगा वो 2 होगा, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, ये छोटे छोटे सवाल रिलेट किए जा सकते हैं, फर्स्ट इंटीजर फॉर
दिस इनइक्वालिटी, फर्स्ट वैलिड इंटीजर लिखना था, खैर आप समझदार हो। फर्स्ट वैलिड इंटीजर फॉर दिस इनइक्वालिटी इज 2। ये समझ में आ रहा है 2, क्योंकि इसमें 1 नहीं है बेटा, 1 के बाद के नंबर है, और 1 के बाद के नंबर तो 2 पहला इंटीजर पड़ेगा। ठीक है, तो आज आपने लॉग के बारे में बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ बाकी भी है। मैं जैसा आपको बोलता रहता हूँ कि आईटी के लिए प्रिपरेशन करनी है तो मेहनत खूब करनी होगी, बोर्ड के लिए भी अच्छा करना है तो मेहनत खूब करनी होगी। ठीक, और पढ़ाई पर ध्यान दें, तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलें। आज की क्लास बस यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट आज की क्लास से रिलेटेड है